कुछ महीनों की खामोशी, दूरी और अंदरूनी खींचतान के बाद आखिरकार गट्टू जी फिर से उत्तराखंड लौट आए हैं और भट्टू जी ने खुले दिल से उनका स्वागत कर लिया है। बात हो रही है दुष्यंत गौतम और महेंद्र भट्ट की। गट्टू और भट्टू ये नाम हमने नहीं गढ़े हैं, ये नाम तो खुद बीजेपी से जुड़ी महिला उर्मिला सनावर ने दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन अपमानजनक नामों पर बीजेपी के भीतर से किसी तरह की कानूनी कार्रवाई तो छोड़िए जी, कोई विरोध तक नहीं हुआ। उल्टा उर्मिला सनावर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के एक खास भगवाधारी चेहरे दर्शन भारती को दिल्ली दौड़ाया गया। उर्मिला सनावर को देहरादून लाकर बयान दर्ज हुए और उन्हें ससम्मान वापस भी भेज दिया गया। तो जब पार्टी और इन लोगों को खुद इन नामों पर कोई आपत्ति नहीं, तो फिर गट्टू और भट्टू कहने में हमें क्यों परहेज होना चाहिए। इसलिए हम इन नामों को लेने में कोई कंजूसी नहीं करने वाले हैं और न डरने वाले हैं। एक बार फिर दुष्यंत गौतम उर्फ गट्टू उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय नजर आने लगे हैं, लेकिन उत्तराखंड में सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच आखिर कहां पहुंची? ये जांच हो भी रही है या नहीं? जांच अनिल जोशी की एफआईआर पर क्यों? और मुख्य सवाल, अंकिता का वीआईपी कौन? इन तमाम सवालों की परतें खोलेंगे तथ्यों के साथ, बिना लाग लपेट के इस वीडियो में। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि असली सच आखिरी हिस्से में ही सामने आएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। उर्मिला सनावर के गट्टू भट्टू वाले चर्चित आरोपों के बाद उत्तराखंड का सबसे ज्यादा संवेदनशील मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड फिर से सुर्खियों में आ गया। उर्मिला सनावर ने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि इस केस में वीआईपी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के राज्य प्रभारी दुष्यंत गौतम हैं, गट्टू। उन्होंने एक और नाम उछाला था, बीजेपी संगठन सचिव अजय कुमार का। फिर क्या था, पूरे उत्तराखंड में जैसे गुस्से का लावा फूट पड़ा। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही सवाल गूंजने लगा, आखिर वो वीआईपी कौन है? राज्य भर में धरने प्रदर्शन शुरू हो गए, बाजार बंद हुए, जनता सड़कों पर उतरी और देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच ने माहौल को और भी गर्मा दिया। 4 जनवरी को तो जैसे पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा, हजारों लोग देहरादून पहुंचे और सीएम आवास कूच किया। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये एक सामूहिक आक्रोश था। एक बेटी के लिए न्याय की पुकार थी। लोगों की मांग साफ थी, अंकिता के वीआईपी का सच सामने लाया जाए, मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए और जांच हो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में। अब सवाल ये है, इतने बड़े आरोप, इतना बड़ा जनाक्रोश, फिर भी सच अब तक पर्दे के पीछे क्यों है? क्या ये सिर्फ आरोप हैं या फिर कोई ऐसा सच है जिसे सामने आने से रोका जा रहा है? इसी सवाल के साथ कहानी और भी गहरी हो जाती है। सीएम आवास कूच जैसे बड़े लेकिन पूरी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने सरकार की नींव तक हिला दी। जन दबाव इतना जबरदस्त था कि आखिरकार 9 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सामने आकर सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन इसके साथ ही आंखों में धूल झोंकने वाले खेल भी खेले गए। पहला खेल यह था कि जिस मांग ने इस पूरे आंदोलन को ताकत दी थी, उसका सबसे अहम हिस्सा चुपचाप गायब कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में जांच, इस मांग को बड़े सलीके से गोल कर दिया गया। दूसरी चालाकी, सीबीआई जांच के लिए सरकार ने खुद रास्ता तैयार किया, लेकिन एक खास तरीके से। अपने एक लाभार्थी बताए जा रहे तथा कथित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी से एफआईआर दर्ज करवाई गई, जबकि अंकिता के माता पिता की शिकायत सीएम के पास पड़ी हुई थी। और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी।
सीबीआई ने इसी एफआईआर को आधार बनाकर जांच शुरू करने की घोषणा कर दी। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सच में निष्पक्ष जांच की शुरुआत थी या जांच की दिशा पहले से तय करने की एक रणनीति? जनता की मांग कुछ और थी, सरकार का फैसला कुछ और यहीं से वीआईपी की सच्चाई और भी उलझती नजर आती है। जो लोग आंदोलन की बारीकियों को समझते थे, उन्हें शुरू से ही अंदेशा था कि बिना जज की देखरेख वाली सीबीआई जांच सिर्फ एक दिखावा है। और यही वजह थी कि आंदोलन थमा नहीं, सड़कें खाली नहीं हुई, लोग डटे रहे, राज्य बंद हुआ, महापंचायत हुई। हर मंच से एक ही आवाज उठती रही, न्याय अधूरा है, लड़ाई अभी बाकी है। लेकिन इसी बीच सत्ता का एक और खेल शुरू हो गया था। बीजेपी का पूरा छद्म तंत्र एक्टिव हो गया। योजनाबद्ध तरीके से आम लोगों के दिमाग में एक बात बिठाई जाने लगी कि अब तो सीबीआई जांच हो रही है, अंकिता के वीआईपी अब बच नहीं पाएंगे। और ये नैरेटिव धीरे धीरे असर दिखाने लगा। जो गुस्सा 4 जनवरी को सड़कों पर ज्वालामुखी बनकर फूटा था, बाद के कार्यक्रमों में वैसा कुछ दिखा नहीं। जनता को भरोसा दिला दिया गया कि अब न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यही आंदोलन की धार थोड़ी कुंद पड़ गई। लेकिन असली सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या सच में न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई थी या सिर्फ लोगों को शांत करने की एक चाल चली गई थी? जब आंदोलन अपने चरम पर था, सड़कें गुस्से से भरी हुई थी, जनता जवाब मांग रही थी, तब बीजेपी के दोनों आरोपी चेहरे दुष्यंत गौतम और अजय कुमार कहीं नजर ही नहीं आए, न किसी मंच पर न किसी बयान में। यहां तक कि पार्टी के पोस्टर बैनरों से भी उनकी तस्वीरें गायब कर दी गई। लेकिन जैसे ही आंदोलन की आंच थोड़ी ठंडी पड़ी, सियासत का खेल फिर शुरू हो गया। धीरे से दुष्यंत गौतम की री एंट्री करवा दी गई। एक होटल में हुई बीजेपी उत्तराखंड की संगठनात्मक बैठक और वहीं दुष्यंत गौतम की मौजूदगी दर्ज करवाई गई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनका स्वागत किया। अब सवाल सीधा है, जब जनता सवाल पूछ रही थी तब दुष्यंत गौतम गायब क्यों थे? और जैसे ही सवालों की गूंज कम हुई तो फिर अचानक वापसी क्यों? क्या ये महज संयोग है या फिर सियासत की सोची समझी टाइमिंग? यहीं से कहानी एक बार फिर नया मोड़ लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से है जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि दुष्यंत गौतम का उत्तराखंड में यह पुनर्प्रवेश आखिर क्या संदेश देता है? क्या यह एक साफ संकेत है कि सीबीआई जांच जैसी प्रक्रिया भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, या फिर यह बताने की कोशिश है कि अंकिता के लिए उठी आवाजें, सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब सत्ता के लिए कोई मायने नहीं रखता? या फिर संदेश इससे भी ज्यादा सीधा और सख्त है कि तुम जितना चाहो आंदोलन कर लो, सत्ता पर और सत्ताधारी पार्टी के लोगों पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है? ये सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं है, ये एक सियासी बयान है, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देने वाला। और अब सवाल सिर्फ दुष्यंत गौतम तक सीमित नहीं रहा, सवाल उस पूरे सिस्टम पर है जो तय करता है कि कब कौन कैसे गायब होगा और कब उसे वापस लाया जाएगा। तो क्या ये वापसी एक रणनीति है या फिर जनता के गुस्से का मजाक उड़ाने की एक खुली घोषणा? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब अब उत्तराखंड की जनता ढूंढ रही है। अगर बीजेपी ये मान बैठी है कि अंकिता के लिए उठी आवाजें अब थम चुकी हैं और ये सिर्फ कुछ दिनों का गुबार था जो समय के साथ शांत हो गया है, तो ये आकलन नहीं, सीधी सीधी भूल है। उर्मिला सनावर ने 3 साल बाद जिस तरह से पूरे उत्तराखंड के जनमानस को फिर से सड़कों पर ला खड़ा किया, वो कोई साधारण घटना नहीं थी। लेकिन सच इससे भी गहरा है। उर्मिला के आरोप तो सिर्फ एक तात्कालिक चिंगारी थे। असल में अंकिता अब एक नाम नहीं रही, एक प्रतीक बन चुकी है। उत्तराखंड में महिला अस्मिता की प्रतीक, इस राज्य में महिलाओं पर होने वाले अपराधों की प्रतीक और उस दर्द का प्रतीक जिसे न्याय नहीं मिला।
ये भी सच है कि एक भी उत्तराखंडी ढूंढे से नहीं मिलेगा जो अंकिता को अपनी बेटी न मानता हो। बीजेपी वालों की बात अलग है। आम जनता भीतर ही भीतर आहत है और मौका मिलते ही फट पड़ने को तैयार बैठी है। उर्मिला के आरोपों ने तो बस माचिस की तीली दिखाई थी और गुस्से का लावा बाहर आ गया था। अगर बीजेपी को लगता है कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और अगर उसे ये भरोसा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक वो इसी तरह जनता को बरगलाकर फिर से सत्ता में लौट आएगी तो उसे इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उत्तराखंड की जनता चुप जरूर हो सकती है लेकिन भूलते नहीं, और जब जवाब देगी यहां की जनता तो ऐसा सबक सिखाएगी जिसकी कल्पना भी बीजेपी ने नहीं की होगी। दुष्यंत कुमार उर्फ गट्टू की उत्तराखंड में वापसी पर विपक्षी कांग्रेस और सीपीआई माले ने कड़ा ऐतराज दर्ज किया है। सीपीआई माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी को सुनिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई ने 2 फरवरी को जांच अपने हाथ में लेने का ऐलान किया। उसके बाद उस सीबीआई जांच का क्या हुआ, वीआईपी के खुलासे की दिशा में सीबीआई जांच बढ़ी या नहीं बढ़ी, इसका कुछ पता नहीं। लेकिन लंबे अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम कल देहरादून में नजर आए हैं। उनका जिक्र इसलिए समीचीन है इस प्रकरण में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर का एक ऑडियो उर्मिला सनावर ने जारी किया था। इस ऑडियो में वो ये कहते सुने जा रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 साल से जिस वीआईपी की तलाश चल रही है वो वीआईपी दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार है। अब जबकि उस जांच के सिलसिले में कोई जानकारी नहीं है और दुष्यंत कुमार गौतम वापस उत्तराखंड लौट आए हैं पिछले 2-3 महीने गायब रहने के बाद, जब अंकिता भंडारी का सवाल अपने चरम पर था, तो क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक ढीठपने के साथ जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए उस वीआईपी के प्रश्न को पीछे धकेलना चाहती है? क्योंकि जिस तरह का बयान संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा के भराड़ीसैंण में हुए सत्र में दिया कि कोई भी ऐरा गैरा कुछ भी कह दे तो उसके आधार पर किसी के खिलाफ थोड़ी कार्रवाई कर ली जाएगी। हमारा ये कहना है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम आया है या किन्हीं व्यक्तियों का नाम आया है और वो संदेह के घेरे में हैं तो उनको जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। और चूंकि दुष्यंत कुमार गौतम का नाम, अजय कुमार का नाम भारतीय जनता पार्टी के भीतर से लिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने उनका नाम लिया है, इसलिए दुष्यंत कुमार गौतम को, अजय कुमार को सीबीआई को जांच के दायरे में लेना चाहिए। दुष्यंत कुमार गौतम, अजय कुमार के फोन लोकेशंस की जांच होनी चाहिए, उनके मोबाइल लोकेशंस की जांच होनी चाहिए, उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए। इस बात को हम कहना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी से हम बहुत साफ तौर पर इस बात को भी कहना चाहते हैं कि राजनीतिक ढीठपने को बंद किया जाना चाहिए, राजनीतिक बेशर्मी को बंद किया जाना चाहिए, ये जो राजनीतिक सीनाजोरी है इसको बंद किया जाना चाहिए। और यदि ये लोग जांच के दायरे में हैं, यदि ये लोग संदेह के घेरे में हैं, जांच के दायरे में हो ना हो लेकिन संदेह के घेरे में है तो इनको जांच के दायरे में होना चाहिए। और अगर ये संदेह के घेरे में है तो इनको जांच के दायरे में रखते हुए इनको जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार को उनके पदों से विरत किया जाना चाहिए। यह फिर जोर देकर के कहना है कि सीबीआई की जो एफआईआर है वो अंकिता भंडारी के माता पिता की ओर से होनी चाहिए, उसमें अनिल जोशी के होने का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ जांच को डाइल्यूट करने का एक और तरीका बनी है। वो अंकिता भंडारी हत्याकांड जिसने उत्तराखंड के जनमानस को हिलाकर रख दिया, उसमें जब एक बार पुनः एंट्री हुई उर्मिला सनावर जो कि तथाकथित दूसरी धर्मपत्नी है सुरेश राठौर जो कि भाजपा के पूर्व विधायक हैं, उर्मिला राठौर के बहुत ही गंभीर और संगीन आरोप थे जिसको उसने दूरभाष पर अपने पति की वार्ता के माध्यम से सार्वजनिक किया। और ये गंभीर आरोप उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी दुष्यंत गौतम की ओर जाते थे। भारी जनदबाव बना, उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति दी, वो भी 3.5 साल के बाद। सीबीआई जांच की संस्तुति जो कि अंकिता के माता पिता की शिकायत के आधार पर होनी चाहिए, उसमें फिर एक ड्रामेटिक मोड़ आया और पद्मश्री अनिल जोशी की शिकायत पर यह सीबीआई जांच की संस्तुति हुई। क्यों हुई वो आज तक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लेकिन अब तो हद ही हो गई
कि सीबीआई जांच की संस्तुति कर क्यों रहे हो, अगर जिस पर आरोप है, संगीन गंभीर आरोप है, उसको मंच पर आपने फूलमालाओं से आच्छादित करना है। लगभग 2.5 महीने किनारा करने के बाद, अपने कार्यक्रमों से बेदखल रखने के बाद दुष्यंत गौतम को, यहां जेपी नड्डा आए, यहां अमित शाह आए, बड़े बड़े छोटे छोटे कई कार्यक्रम हुए भाजपा के, लेकिन कहीं दूर दूर तक भी दुष्यंत गौतम ना पोस्टर्स में दिखाई पड़े, ना कार्यक्रमों में दिखाई पड़े। और अचानक 15 मार्च को एक बड़े होटल में कार्यक्रम होता है, भाजपा संगठन का बैठक होती है, और उसमें मंच पर दिखाई पड़ते हैं दुष्यंत गौतम। तो किस सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री? केवल सीबीआई जांच होना ही काफी नहीं है, वो पारदर्शिता के साथ होती हुई दिखाई पड़नी चाहिए, जनता की भावनाओं के अनुरूप उनका सम्मान करते हुए दिखाई पड़नी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धन्ना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है, तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिएगा। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग दे सकते हैं। स्क्रीन पर बार कोड भी लगा रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। आपका यह सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। आर्थिक सहयोग के लिए मधु शर्मा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।